अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। पिछले कई प्रोग्राम से बात हो रही थी कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और चंद रोज़ कबल एक प्रोग्राम हमने किया जिसमें वीज़ा पॉलिसी, इमिग्रेशन और इससे रिलेटेड जो मसाइल हैं इसके ऊपर हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की। और क्योंकि बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते रहे और ताहाल मौसूल हो रहे हैं, तो हमारी आज कोशिश यही है कि इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए। आपका वक्त कम लूँगा। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं और जब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं हमारी कोशिश होती है कि उनको हम यहाँ पर जो है वो मदऊ करें और आपके जो सवालात हैं इस मौजू से जुड़े उनके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँ। हमारे मौजूद मेहमान जनाब आमिर इस्माइल साहब, जो कि एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं और एक बड़े तवील अरसे से ये काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बड़ा माशाल्लाह बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो है वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से, कंसल्टेंसी के हवाले से और इससे जुड़े और बहुत सारे मामलों के हवाले से। आमिर इस्माइल साहब को वेलकम करूँगा। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाए और सवाल आपके लिए बहुत सारे होते हैं। जब भी आप प्रोग्राम करके जाते हैं उसके बाद भी सवालात हमारे पास आते हैं। मिस अर्शी आमिर जो है उनके साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, आपकी लाइफ पार्टनर भी हैं और इसके अलावा भी आपके काम में आपका साथ देती हैं, कंसल्टेंसी भी करती हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम करती हैं। मिस अर्शी आमिर को भी वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अमिर भाई, फ़ौरन से क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। वक्त कम, सवालात बहुत सारे। पॉलिसी शिफ्ट, पॉलिसी शिफ्ट, पॉलिसी शिफ्ट, हर शख्स की बात करता है। वो कहता है कि यहाँ पे चेंजेस आते हैं, अमेरिका में चेंजेस आते हैं, कनाडा में चेंजेस आते हैं। क्या वाक़तन ऐसा होता है? हमें फ़िक्र लाक हो जाती है जिनके केसेस या तो पेंडिंग में हैं या वो फ़ाइल करना चाहते हैं। वो कहते हैं हर आने वाले वक्त के साथ पॉलिसीज़ में क्या डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जा रही हैं, क्या ज़्यादा चेक्स लगाना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। इस सिलसिला है कि और वाक़तन ये जो रूमर्स हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो डिले हो रहा है और बहुत ज़्यादा रिजेक्शन सामने आ रही है, ये किस हद तक सही है? पहले तो इसके ऊपर बात हो कनाडा के हवाले से। जी, कनाडा के हवाले से आप देखेंगे और ओवरऑल भी देखेंगे, कोई भी चीज़ दुनिया में जो मुस्तकिल होती है वो है चेंज। यस। और चेंज होना ज़रूरी है। कंट्रीज़ जितनी भी हैं, ख़ासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि अपने हिसाब से लोगों को वो सेलेक्ट करें जो कि उनको फ़ायदा दे सके। ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं गवर्नमेंट्स के साथ, और गवर्नमेंट ने, ख़ासतौर से कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो एक ख़ास गलती की कोविड के ज़माने में और उसके बाद, और वो उस वक्त की ज़रूरत भी थी कि लोगों को आने दिया जाए और जो वहाँ पर विजिटर्स मौजूद थे उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि इकानमी पे कम असर हो। लोग बाहर से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उनको एहसास हुआ कि फ़्लड गेट्स खोलने की वजह से कसीर तादाद में लोग वहाँ पे आ गए हैं और उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो कुछ चेंजेस उन्होंने की हैं जिस पे मुतासिर हुए हैं हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मुतासिर से मुराद ये है कि उन्होंने ख़ास क्राइटेरिया कर दिया कि साहब अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो फिर आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट तो आप मास्टर्स करना चाहते हैं पीएचडी तो मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि तादाद कम हो और ज़्यादा बेहतर लोग आए। इसी तरीके से जो स्किल वर्कर क्राइटेरिया है वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन उनका फोकस उन लोगों पे ज़्यादा होगा जो कि ख़ास एक्सपीरियंस रखते हैं ख़ास सेक्टर्स में, जिसमें हेल्थ के सेक्टर्स हैं, स्टेम कैटेगरी है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है। तो गो के उन्होंने इमिग्रेशन प्लान को कम किया है। पहले 5 लाख का था, 3.5 लाख कर दिया है उसको तकरीबन। तो उससे जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है ख़ास सेक्टर्स में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो क्वालिफाई करेंगे उसी तरीके से। पॉलिसी शिफ्ट इज़ पार्ट ऑफ द चेंज। कंट्रीज़ चाहती हैं कि बेहतर से बेहतर लोग, शुक्रिया, बेहतर से बेहतर लोग वो सेलेक्ट करें और इस तरीके से आगे बात बढ़ेगी। चलें, अब इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो ये है क्या ये जो रेगुलेशंस हैं, ये जो लॉज हैं, ये इसी तरह टाइटनिंग की तरफ जाते हैं या कभी इसके अंदर एक शिफ्ट आता है, थोड़ी सी आपको ज़्यादा लेवरेज भी मिल जाती है, कभी ज़्यादा ईज़ आ जाती है तो बहुत सारे लोग वापस, तो ऐसा ये तो एवरी नाउ एंड देन हम देखते आए। अभी रिसेंट पास्ट के अंदर भी, जैसे आपने अभी कोविड की बात की थी, उससे पहले भी थोड़ी सी जो है वो टाइटनिंग की तरफ थे, जिस वक्त लोगों को कम कर दिया था, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली फिर से रास्ता बनना शुरू हुआ। क्या ये परमानेंट है? जैसा भी आपने कहा चेंज, तो होपफुली आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो दोबारा से इसको रिविजिट करें। आपकी क्या इसके ऊपर आए? देखिए, हम 33 सालों से
काम कर रहे हैं इमिग्रेशन फील्ड में, और ये नशेब फराज हम देखते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ना, कनाडा अगर अपनी इमिग्रेशन प्लान को रिवाइज कर रहा है तो उसी असना में यूएसए लोगों को ले रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर टाइटनिंग अगर हो गई है तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है। और हर कंट्री का अपना मेयार मुकर्रर है। अब अगर आप पाकिस्तान से कहीं पे माइग्रेट करना चाहते हैं और आप हार्ड एंड फास्ट किसी एक कंट्री के ऊपर आपने तवज्जो मरकूज़ कर ली है तो यकीनन फिर आपको दिक्कत होगी। अगर आपका इरादा ये है कि आप क्वालिफाइड हैं या अच्छे आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपना कोई बिज़नेस बाहर एक्सपेंड करना चाहते हैं और मुल्क की कोई क़ैद नहीं है, और अगर आप मवाजना करें जी कनाडा और अमेरिका का, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका इज़ ए बेटर कंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकानमी, बिगर इकानमी है। कनाडा इसलिए भी लोगों को ज़्यादा भाता था क्योंकि वहाँ पर जब भी पॉलिसी रही है वो थोड़ी सी सहल रही है मुकाबलतन। यूएसए में अभी भी आप डायरेक्ट पीआर नहीं ले सकते जब तक कि आपके पास कोई जॉब ऑफर ना हो। खाली एक प्रोग्राम जिसके अंदर काफ़ी हम काम कर रहे हैं आजकल, EB-2 NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम है, जिसमें वो जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट को वेव कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो फिर उन लोगों के लिए जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग है अपनी फील्ड में, कम से कम मास्टर्स डिग्री है, PhD। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मास्टर्स और PhD डिग्री होल्डर्स हैं या इवन 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं जिनके पास 5 इयर्स का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है, वो कनाडा के लिए क्वालिफाई नहीं करते। ये इस वजह से नहीं है कि कनाडा ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, बल्कि इस वजह से कि कनाडा की पॉलिसी हमेशा यंगर लोगों को फेवर करती रही है, अंग्रेज़ी का मेयार चेक करती है और बहुत सारे लवाजमात हैं। यूएस में ऐसा नहीं है। अगर आप जितने ज़्यादा ओल्डर हैं उतने ज़्यादा आप तजर्बेकार होंगे यकीनन। फिर अंग्रेज़ी का टेस्ट नहीं लेते वो और दूसरे लवाजमात सेटलमेंट फंड्स नहीं मांगते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कनाडा कुछ ज़्यादा सहल था। अब आपको चाहिए अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर लचक दिखाइए और मुख्तलिफ कंट्रीज़ को आप एक्सप्लोर ज़रूर करें। राइट। अब एक क्वेश्चन जो जहन में आता है वो ये कि अभी रिसेंट टाइम्स में जो पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हुई है कनाडा में, राइट, एशियंस की ख़ास तौर पे और इंडियंस इन पर्टिकुलर, राइट, तो जब भी बात आती है, पाकिस्तान में तो लोग इसको नहीं जानते लेकिन वो एशियंस को एशियंस की तरह ही ट्रीट करते हैं, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, उनको एक ही तरह देखा जाता है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो एक सिचुएशन इमर्ज हुई है, क्या इसका भी इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन इंग्लैंड में हुई, अमेरिका में हुई, तो उन्होंने कहा कि अब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इन लोगों को कम से कम एक्सेस दिया जाए क्योंकि वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। आपकी क्या राय कि वाक़ई ये भी इम्पैक्ट कर रहे हैं ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशन? देखिए, इम्पैक्ट तो आया है और वो नज़र आ रहा है। अब गवर्नमेंट्स की अपनी तरजीहात होती हैं, उनको बैलेंस स्ट्राइक करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने वोट बैंक की खातिर, जैसा कि लिबरल गवर्नमेंट का वतीरा रहा है कि वो इमिग्रेंट फ्रेंडली, प्रो इमिग्रेंट रहे हैं और उसमें उनको फ़ायदा होता है, ख़ास तौर से साउथ एशिया से, इंडियन पाकिस्तानी हजरात, बांग्लादेश से, तो वो लोग हमेशा इनको सपोर्ट करते रहे। अब अगर ये अपने इमिग्रेशन लेवल प्लान्स को नहीं रिवाइज करते और जिस तरह से आउटक्राई कैनेडियन सिटीजन्स के दरमियान चल रहा था इनकी इस पॉलिसी की वजह से, इमिग्रेंट के अगेंस्ट नहीं, जो टेम्पररी रेजिडेंट उन्होंने भर लिए थे, ख़ासतौर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और ख़ासतौर से किसी एक मुल्क को टारगेट करके कि यहाँ से तरजीह देनी है क्योंकि हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और हमें इस तरह से बैलेंस स्ट्राइक करना है कि भाई हमें इस ख़ास मुल्क से। तो अब उसमें हुआ ये कि जो एजेंट हजरात होते हैं, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में भरे हुए हैं हर गली नुक्कड़ पे, इंडिया में उससे ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि इंडिया में कुछ रेगुलेशन तो है, यहाँ तो बिल्कुल बेकार है, मतलब कोई भी एजेंट बन जाता है शख्स काम कर सकता है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो इस प्रोग्राम को, स्टडी प्रोग्राम को बेचा गया इस ख्वाब के साथ कि अगर आपको स्टडी वीज़ा मिल गया तो आप PR हो जाएंगे। जबकि जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें आप बाकायदा बावर कराते हैं ऑफिसर को कि मेरा कोई इरादा नहीं है कनाडा में रहने का, मैं वापस जाऊंगा। अब क्योंकि ख्वाब बेचा गया, अब आप वहाँ पहुँच गए और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया कि जी यहाँ रुकने के लिए आपको ये लवाजमात करने पड़ेंगे, हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। अब आप वहाँ पर एहतजाज करने लगेंगे अगर, तो आप ही से सवाल किया जाएगा कि अगर आपका बैनुस्सतूर अगर आपका इरादा ये था कि आपने वहाँ रहना है तो आप पहले बताते ताकि फिर आपको वीज़ा ना मिलता। Exactly. वो उस वक्त तो आपने कह दिया। तो गवर्नमेंट ने बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं लोगों को। वापस चले जाइए और वापस आ जाइए क्योंकि प्रोग्राम इमिग्रेशन के तो खुले हुए हैं। अगर आपके पास हेल्थ, स्टेम
एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट में तजर्बा है, वो चाहे आप अपने मुल्क जा करके ले लें, 1 साल का चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वापस आ जाइए, अंग्रेज़ी आपकी और बेहतर हो चुकी है और आपको कनेडियन एजुकेशन के नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो यू आर ओके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है वो ये कि जैसे भी अमेरिका की बात हो रही थी, बड़ी तेज़ी से लोगों के वीज़े लग रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगेन अब एक पॉलिसी शिफ्ट क्या, एक प्रेसिडेंट जब चेंज होता है बहुत ज़्यादा होप्स लोगों की हो जाती हैं कि जनाब वो आएंगे तो शायद वीज़ा पॉलिसी चेंज हो जाए, ऐसा कुछ वाक़तन है कि अब भी आप समझते हैं कि बेहतर ऑप्शन अमेरिका है, उसको देखा जाए, उसको परस्यू किया जाए? वो है देखिए, बहुत सारे लोग उसको परेशान कुन समझ रहे हैं कि ये जो चेंज आया है ये परेशान कुन है। मैं उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली भी देखता हूँ, इसलिए कि क्या होगा फ्यूचर में उसका अंदाज़ा तो शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन जो पास्ट में हुआ उसके ऊपर रखते हुए हम कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं कि पास्ट में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या रही उस रिजीम में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ज़ेरे इक़्तिदार आए थे, बरसर इक़्तिदार आए थे। तो उस वक्त हमने देखा कि उन्होंने टाइट किया इमिग्रेशन को किन लोगों पर, उन लोगों पर जो कि इलीगल दाखिल होना चाहते हैं। अब उनका जो फोकस है वो प्रो अमेरिका है कि जी अमेरिका फर्स्ट, और वो आइसोलेशन पॉलिसी के चलाते हैं अपने आप को कि हम अपने तौर पे काम करेंगे, वी आर नॉट गोना इंटरफेयर इन अदर पीपल मैटर्स एंड वी डोंट वांट अदर पीपल टू इंटरफेयर इन आवर मैटर। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो यकीनन एक मास डिपोर्टेशन का इरादा रखते हैं, लेकिन अगर आप लीगल इमिग्रेंट हैं, लीगल अमेरिकन सिटीजन हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और वो यकीनन चाहेंगे कि जब खला बनेगा, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होंगे या रोक दिए जाएंगे, तो अमेरिका की इकानमी इतनी बड़ी है कि उसके अंदर वर्कर्स की ज़रूरत होती है, और वो यकीनन उन लोगों को तरजीह देंगे जो कि इस काबिल हैं कि अमेरिका में काम कर सकें। EB3 हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें अनस्किल्ड लोग भी चाहिए उनको, जिसमें जॉब ऑफर चाहिए होती है, और कनाडा के बरक्स जहाँ पर के इकानमी इतनी छोटी है, जहाँ पे जॉब्स बाकायदा खरीदी जाती हैं क्योंकि एम्प्लॉयर्स उसमें पैसे कमाते हैं, इतनी छोटी सी इकानमी है। यूएसए में ऐसा नहीं है, लेजिटिमेट एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे हैं लोगों को, तो EB3 एक अच्छा प्रोग्राम है। और EB2 NIW जिसके अंदर आपको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, वो तो किसी दौर में भी। तो मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से, इस चेंज की वजह से जो प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए कनाडा में रसाई के लिए। अच्छा, सम से ही इज मोर कंसर्न अबाउट मैक्सिकन्स, वो जो क्रॉस बॉर्डर से आते हैं, शायद उनके लिए वो जो लास्ट टाइम फेंसिंग स्टार्ट हो गई थी ये वो शायद वो पर्टिकुलरली उनकी तरफ वो कर रहे हो, लेकिन वो जब सबसे पहला जो पॉलिसी स्टेटमेंट इमिग्रेंट्स के हवाले से दिया तो लोग हमारे जो है ना वो ज़रा ज़्यादा कंसर्न होते हैं। ठीक है, अभी आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस अगेन वंस अगेन, पाकिस्तान भी आपने ट्रैवल किया, लाहौर भी देखा, सारी जगहों से होकर आ रही हैं अगेन बैक टू कराची, कैसा महसूस होता है? मैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछता हूँ। पहले तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। आपका बाकी ये कि ट्रैवलिंग ये कि अब हैबिट बन गई है तो इसलिए नहीं होता, लेकिन जो भी है कराची है। कराची है, चाहे आप कहीं भी जाए दुनिया में, कराची है। ठीक है, और यहाँ पर आकर जो है में भी ढूंढते रहते हैं। आप लाहौर वालों को नाराज़ मत कर दीजिएगा, आपकी साहबजादी का वहाँ पर ससुराल भी है, आपको वहाँ जाना भी होता है। नहीं वो अपनी जगह है, लेकिन वेदर हो जो कुछ भी हो, ख़ास तौर पे खाने जो हो, और जब भी आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको मिलती है ना वो खाने। अब सारे डाइट कॉन्शियस हैं माशाल्लाह, आप हमसे ज़्यादा हो गए, तो अब इनकार करना बड़ा मुश्किल होता है, ये सबसे मुश्किल काम है। तो ये इनकार कैसे होता है, पहले ये भी हमें ज़रा बताएं कि जब आके ये तो ज़रूर ट्राई करें, ये तो आपको खाना होगा, फिर क्या जवाब होता है, फरमाइए। हम लोग जो है अमूमन इस तरीके के में यही करते हैं कि मुस्कुरा के हाँ ले रहे हैं। देखिए, हम तो इकरार कर लेते हैं, इनकार नहीं करते, इकरार भी करते हैं। और हाँ, और ये भी होता है कि जो यहाँ पे खाने खाए जाते हैं वो बड़े लजीज हैं, खाली आपको चॉइस बेहतर करनी है, ठीक है ना। अगर आपको लबेशीरी अगर आपको चाहिए तो आप फिर मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सुबह सुबह कैलोरीज बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और ये ज़रूरी है जी, अपीयरेंस का अपने ख्याल रखना है, और ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है। अच्छा, ये इंटरव्यू के लिए भी हमारे लोग जाते हैं ना, तो हम जब काउंसलिंग करते थे स्टूडेंट्स की ख़ास तौर पे, तो उनको ये बताया करते थे कि आपकी जो अपीयरेंस होती है ना बड़ी मैटर करती है, और हमारे यहाँ उसको यकसर नज़रअंदाज किया जाता है। आई मीन, आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका गेटअप जो है वो कैसा है, ये भी बताना पड़ता है आपको। ज़रूर। देखिए, कनाडा में तो कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जो हमारे US के क्लाइंट्स हैं,
यूएस में मैंडेटरी है इंटरव्यू, कोई सा भी आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपको काउंसलर ऑफिसर के सामने जाना है। अगर आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है और वो आप उसको दिखाना चाहते हैं कि मैं वेल टू डू आदमी हूँ, आप उसके सामने गए और आपने अपना वॉलेट उसके सामने खोला, उसमें क्रेडिट कार्ड नज़र आ रहे हैं, बच्चों को आप लेके गए यूनिफॉर्म में, अच्छे से स्कूल में वो पढ़ते हैं, आपका लिबास बहुत नफीस है, ज़रूरी नहीं कि आपने ओवरडू किया हुआ लेकिन कुछ बेहतर ज्वेलरी आपने पहनी हुई है, तो ऑफिसर को अंदाज़ा होता है कि आप फेक नहीं कर रहे हैं। और फेक ना करें आप, बिल्कुल आप नॉर्मल रहें, लेकिन अगर आपने बड़ी पुरानी सी शर्ट पहन के जो इस्त्री नहीं हुई हुई है और आपने कहा कैजुअली चले जाएंगे, शायद वो उसको अप्रिशिएट करेगा जी। आपका जो बैरूनी अक्स है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है किसी जगह भी। बिल्कुल ठीक है। तो अक्सर लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं कि लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। बेहतर आपको अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैटर करती है, ये इसको आप समझ लेके सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। अक्सर लोगों को मैंने ये सुना है कि नहीं जी जैसे है कैजुअली चले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसका कोई इंप्रेशन नहीं है। इसका इंप्रेशन होता है और इसीलिए आपको बताया जाता है कि ये ज़रूरी है। अब लैंग्वेज के हवाले से, अब एक लैंग्वेज बैरियर है। पहले तो शायद जब अप्लाई करते थे बहुत ज़्यादा इसके लिए मेरे ख्याल में रिस्ट्रिक्शन थी कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी लोग ये सवाल करते हैं कि वाक़तन ऐसा है कि आपको उस पर काम कर लेने की ज़रूरत है, तो बेहतर हो। आपकी क्या राय है इस पर? हाँ, इमिग्रेशन के मामलात में जो दो मेजर कंट्रीज जिसमें हम डील करते हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, दोनों में अंग्रेज़ी का म्यार जज किया जाता है। वहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट भी है, PTE कोर है और आपका आइल्स का टेस्ट है जो आपको देना होता है। USA में जो EB2 NIW प्रोग्राम जिसकी मैं तस्करा कर रहा था, उसमें अंग्रेज़ी का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आपका अंग्रेज़ी फिर भी टेस्ट हो जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि इसमें दो स्टेजेस हैं। आप एप्लीकेशन डालते हैं, अप्रूवल अगर हो गया उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पर मैार चेक हो जाएगा आपका, और यकीनन अगर आप हाईली स्किल आदमी हैं तो आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होगी। तो अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है इन तमाम 3 ममालिक में, आप बेहतर करें। अगर लोअर लेवल का आपका कोई EB3 प्रोग्राम है जिसमें जॉब ऑफ़र के ऊपर आप जा रहे हैं USA, तो शायद इतनी ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए, फिर भी दी जाएगी, क्योंकि आप कम्युनिकेट कैसे कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जब स्टूडेंट हम थे, जब हमने अप्लाई किया था, तो पहला क्वेश्चन जो हुआ था ना वो यही था इससे रिलेटेड कि ये फॉर्म आपने खुद फिल किया है। जी हाँ। अगर आपने फॉर्म में अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, जी हाँ, अगर किसी के ज़रिए करवाई है और जब क्वेश्चन में अगर उससे आपने पूछ लिया कि आपने खुद फिल किया और आपने यस में जवाब दे दिया, तो फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको वही बात करनी होगी जो उसमें लिखी है। और ये जगह आकर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो किसी के थ्रू फिल करवा कर या कंसल्टेंट के थ्रू फिल करवा के उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जब वो क्वेश्चन होता है तो उसको उसके बारे में नहीं पता होता, जबकि वो क्वेश्चन उसी में से किए जा रहे होते हैं। ऐसा है जी? ऐसा ही है। और आजकल क्योंकि AI का ज़माना है, आप एक प्रॉम्प्ट डालते हैं तो आपका स्टडी प्लान तैयार है और ऑफिसर्स को अंदाज़ा है और उसमें कोई कबाहत नहीं है। आप बनाइए बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें बिल्कुल आपके लिए सारा काम करने के लिए, रिप्लेस ना करें, इसलिए कि अगर आप कस्टमाइज़ नहीं करेंगे उसको, और जब आप कोई चीज़ सबमिट करा रहे हैं ऑफिसर को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एक एक हर्फ, एक एक सत्र अच्छी तरह से पढ़ी हुई हो, अजबर हो आपको, क्योंकि आपसे वो सवाल करेगा और अगर उसमें ज़रा सा भी तजाद हुआ तो वो आपको रिफ्यूज़ कर सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप करने क्या लगे, क्या कोर्स पढ़ने लगे, उसकी अफादियत क्या है, आप वापस कैसे जाइएगा, बाहर अमेरिका से बाहर, कनाडा से बाहर आपके जॉब के क्या मौक़े हैं जो कि जिसकी बुनियाद पे आप हमारा मुल्क छोड़ देंगे। सारी तवज्जो इस बात पे है कि आप मुल्क छोड़ दें मेरा, अपने पैसे लगाइए, तालीम हासिल करें और छोड़ दें। ये और बात है कि जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको बहुत मौक़े होते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फिर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अनफोल्ड होती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल कराची में क्या हर जगह बैठकर इसी के बारे में बात हो रही है, मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर पे यूएई के लिए जो है वो लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। ये दिन कभी हमने नहीं देखे थे। अब तो एप्लीकेशंस उसके लिए भी आ रही हैं कि यार आप उनसे ज़रा सोच लगवाएं। ये चक्कर आखिर है क्या? चलें पहले थोड़ी सी इसको डिस्कस कर लेते हैं, लोगों को पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जी, मैंने आपसे एक बात की कि अगर आप बाहर मौक़े तलाश कर रहे हैं तो आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। वो फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, मिडल ईस्ट भी हो सकता है। मैंने 25 साल गुजारने के बाद टोरंटो में एज ए एक्स वेस्टर्नर मैं आपसे कह सकता हूँ अगले वेस्टर्नर से कि आप अगर कनाडा और USA, UK, ऑस्ट्रेलिया में अपने वक्त गुजार दिया है तो शायद आप मेरी तरह ही वो करें जो मैंने किया रिसेंटली। मैंने दुबई का इंतखाब किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे सफ़र
आसान हो जाए, यहाँ से ईजी हो जाए, टैक्स में थोड़ी सी बचत हो जाए और ज़रा सा सनशाइन मिल जाए, जो मैं ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार हूँ टोरंटो की विंटर्स के साथ। बिल्कुल ठीक है। या बीचेस जो हैं दुबई में, वो मैं ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार हूँ टोरंटो की विंटर्स के साथ। तो यहाँ पर अभी जो मामला चल रहे हैं वो उन लोगों के लिए है या उन लोगों की एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है जिसकी बुनियाद पर हमारी थोड़ी बदनामी होती है पाकिस्तानी पासपोर्ट की, कि या वहाँ जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं इलीगली, या वहाँ पे मैंने सुना कुछ बैगिंग वगैरह का भी सिलसिला था, तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए शायद इसको ब्लॉक किया। लेकिन अगर आप लेजिटिमेट तरीके से जाते, जैसे कि मैंने भी जो परसू किया, तो मैंने तरजीह दी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट को। वहाँ पर काफ़ी सारे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के मौक़े हैं। आजकल हम बहुत सारे हमारे अहबाब डील करते हैं गोल्डन वीज़ा में, जिसमें आप कुछ रकम लगाते हैं, अगर 2 मिलियन दरम नहीं है, कम है, तो भी आप रियल इस्टेट पे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस को लगाना चाहते हैं तो भी आप रेजिडेंस ले सकते हैं, वो आपको आने देंगे। गोल्डन वीज़ा के बारे में एक आम तासुर ये है दुबई का कि ये जब तक आपके पास 2 मिलियन दरम ना हो तो आप नहीं कर सकते। तो आजकल उन्होंने 2024 और बियॉन्ड इस बात को भी अग्री कर लिया है कि प्रॉपर्टी की मालियत 2 लाख दरम होनी चाहिए। आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं वो कम भी हो सकता है, तो भी आपको रेजिडेंस मिल जाता है। और अगर आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का इरादा नहीं है तो भी उन्होंने इसमें कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको भी वो गोल्डन वीज़ा देते हैं। तो दुबई इज़ अ वेरी गुड प्लेस। वहाँ हर चीज़ परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ख़ास तौर से वो लोग जो कि वेस्ट में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चॉइस है, बिकॉज उनके पास, मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है, मुझे मालूम है कि मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इस वक्त रसाई नहीं है आपको यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो आप इसको स्टेपिंग स्टोन के तौर पे इस्तेमाल कर लें, बाद में आप आगे भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इससे पहले भी हम इस चीज़ को हाईलाइट कर चुके हैं कि ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ख़ास तौर पे क्योंकि एक देखिए एक चीज़ बहुत कम लोग इसको समझते हैं। वो अप्लाई ज़रूर कर रहे हैं कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट ये याद रखें कि वो बहुत एक्सपेंसिव जगह है। कि ख़ास तौर पे अभी एक दोस्त हमारे वो गए इंग्लैंड गए, वो जाकर उन्होंने वही सोचा था कि जैसे पाकिस्तान में वो मामला चल जाते हैं, वहाँ चल जाते हैं, लेकिन जब वहाँ गए और उनको लगा कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऐसे ही है, तो वो एक करेंसी की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वीज़ा फ़ीस का ही हमें लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह ये कि बड़ी तेज़ी से डिप्रिशिएट की हमारी करेंसी, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब लोग इसको शायद अभी तक नहीं रियलाइज़ करते, जो पहले ही गए थे ना वो भी आज वही अप्रोच लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं तो कहते हैं यार इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पे, क्या वाकई ऐसा है? देखिए कनाडा, यूएसए वगैरह का आपको इंतखाब इसलिए ज़रूर करना चाहिए क्योंकि एक तो वहाँ पर आपको अपना लेते हैं, वो पासपोर्ट आपको मिल जाता है 3 साल में। जब आपको एक मंजिल तय हो जाए इन ममालिक में तो शायद आपके लिए दुनिया थोड़ी सी खुल जाती है, एक सफरी लिहाज से भी आपको मिल जाता है सहूलत के पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर ये कि आपको पजीराई मिल जाती है दूसरी इलाक़ों में। तो मेरा ख्याल है कि इसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन ये बात भी है हकीकत कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं वहाँ पर रहना 20-25 साल, हमारे जैसे जो मैं समझता हूँ कि हम अगर क़ब्ल अज़ वक्त थोड़ा सा कर लेते तो बेहतर होती सिचुएशन, लेकिन बहुत सारे लोग अपना कंटिन्यू रखते हैं और चेंज नहीं लाते, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन है। आजकल कोविड के बाद सिर्फ कनाडा नहीं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह सूरत हाल यकसा है। जॉब्स के मसाइल हैं और एक्सपेंसिव बहुत है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं और आप मराज जो हैं उनसे आप फ़ायदा तो ज़रूर उठाते हैं लेकिन शायद अगर आप एक ख़ास मंजिल तक पहुँच गए हैं उन ममालिक में तो फिर मिडल ईस्ट इज़ अ बेटर चॉइस, या इवन फार ईस्ट, मलेशिया वगैरह है हमारे पास, इंडोनेशिया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये जो आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही है ना कि यहाँ भिजवा दें और वहाँ भिजवा दें, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। इसके ऊपर पहले कोशिश करें कि थोड़ा सा होमवर्क इसके ऊपर कर लें कि आप अपना एक, आप समझ लें कि सॉर्ट ऑफ एक बैलेंस शीट बना लें ताकि आपको पता चले कि आपका एक्सपेंडिचर क्या हो, क्या क्या आपको वहाँ पे जो है वो हो सकता है प्रॉब्लम्स, आपको किस तरह उसने आपने खर्च करना है, किस तरह से आपने सेविंग करनी है। और इनिशियली होता ये है कि वहाँ पे सेविंग जो है वो आप शायद ना कर पाए, मेरा ये ख्याल है कि हमारे लिए स्टूडेंट लाइफ सबसे मुश्किल काम ये था कि हम सेविंग कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बाद में जाके, क्योंकि यहाँ से इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। और आई टेल यू, आप खैर मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं ना, मैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ दोबारा आऊँगा, तो वो जब बता रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं जी सब कुछ
फ्री है, आपको रेड कार्पेट वहाँ पे जो है वो मिलेगा। आप जैसे ही प्लेन से उतरेंगे तो जस्टिन आएंगे और आपको वेलकम करेंगे और Yeah. साथ लेके गाड़ी में बिठा के जाएंगे। हो ऐसा सकता है नहीं गोद में होता। उठा के ले जाएं। गोद में उठा के ले जाएं। तो ये ज़रा बताइए, आप कंसल्टेंट जब ये बातें करते हैं और वो वहाँ जाते हैं तो फिर बड़ी उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। डिसअपॉइंटमेंट तो छोटा लफ्ज़ है, Yeah. फिर वो उनको एक जॉल्ट लगता है। क्या किया जाए, अब ये बताइए। देखिए, आजकल इन्फॉर्मेशन का दौर है, तो ऐसा नहीं है कि लोग खाली कंसल्टेंट पे इक्तफा करते होंगे। कंसल्टेंट ने कहा वहाँ पे सब्ज़ बाग हैं तो शायद उसको बाय कर लें। लोगों का रुझान किसी एक अच्छे मुल्क में जाने का इस वजह से भी होता है कि वो यहाँ पे कुछ खला महसूस करते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो बेसिक नीड्स हैं, तो हम कहीं और कर लेंगे। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको हकीकत का अंदाज़ा उस वक्त होता है कि जब आप वहाँ रहना शुरू करते हैं। ये ऐसे ही कि जब दो लोग मिल रहे होते हैं तो जब वो साथ रहना शुरू करते हैं तब अंदाज़ा होता है कि क्या हो रहा है लाइफ के अंदर। उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा होता है दूर से, तो दूर के ढोल सुहाने हो सकते हैं। कंसल्टेंट हजरात जो यहाँ पर हैं वो क्योंकि रेगुलेटेड नहीं होते और उनका फोकस आपकी जेब पे होता है, तो ये नहीं कि वो आपको सब्ज़ बाग बेच रहे हैं, बल्कि अक्सर वो आपको वीज़ा के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप क्वालिफाइड हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, और जबकि ऐसा नहीं होता। तो आप उस प्लेन तक तो बाद में पहुंचेंगे और लैंड बाद में कीजिएगा, पहले तो आपको वीज़ा मिलना चाहिए। ठीक है। और अगर वीज़ा के लिए आपको उसने गलत बयानी कर दी है तो फिर आप यकीनन अपना वक्त ज़ाया करते रहेंगे, उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे और एक दिन वो दौड़ जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक चीज़ अब जरा आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है, क्योंकि अब जरा कंसल्टेंट्स के लिए भी थोड़ी सी जो है ना इन्फॉर्मेशन यहाँ से देनी चाहिए ना, कि यू बीन वर्किंग सिंस अर्ली 90s, और लाइसेंस एक्वायर्ड करना, उसके सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, ये कितना मुश्किल काम रहा, और क्या ये इतना आसान है कि आजकल तो आप दीवारों के ऊपर लिख देते हैं और एक नंबर भी मेंशन कर देते हैं कि आप जाएं उसको स्कैन कर लें। सबसे पहले कहता है उसको स्कैन कर लें, देन यू शुड नो कि हम एक्चुअली हैं कौन। ये कितना मुश्किल प्रोसेस है, ज़रा बताइए। देखिए, इन ममालिक में जहाँ पर इंसानी जानों की या इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर इंसानी जानें, इसमें इमिग्रेशन भी एक ऐसा पेशा है जिसमें कि ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व हैं। और ये जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं चाहती कि ये उन लोगों के हवाले किया जाए जो सिर्फ ऑफिस लेकर के बैठ सकते हैं और लोकली स्टाफ को हायर करके खूबसूरत सा कालीन बिछा करके और बहुत हसीन लोग भी रख करके आपको राग़िब कर सकते हैं कि देखिए आइए, और आपका वीज़ा अभी पीछे छप रहा है, अभी तैयार है, फ़ौरन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है, और गवर्नमेंट ने फिर इसीलिए प्रोटोकॉल्स लगाए हैं। एक अदद उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है जो क्वींस यूनिवर्सिटी के इमिग्रेशन लॉ डिपार्टमेंट से आपको कंप्लीट करना पड़ता है। हमारी साहबजादी हैं कनाडा में, रीजा, वो भी अब लाइसेंस कंसल्टेंट हैं, तो हमारे पास 2 हैं। तो आप इतने सारे मराहिल से गुजरते सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि आपने कंज्यूमर को डील करना है, उसको अच्छी सर्विस देनी है, उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करनी है, और फिर आपने उस मेंबरशिप को मेंटेन भी करना है, जो कि ऑब्वियसली इसके अंदर वक्त और पैसा दरकार होता है। तो इट्स नॉट ए इजी टास्क टू बिकम ए लाइसेंस कंसल्टेंट, इट इज़ वेरी इजी टू बिकम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में खोल लीजिए आप शारा फैसल का दफ्तर और बुला लीजिए लोगों को, और लोग आएंगे भी, राग़िब हो जाते हैं यकीनन। ऐसे ही उसमें बड़ी तादाद वाक़तन ऐसी है, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में तस्करा किया, कि उनको नहीं पता कि ये दुनिया में ये जो मालिक जिनका हम नाम लेते हैं ये कहाँ पर हैं नक्शे में और कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो चंद एक और सवालात हैं वो शामिल करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आमिर इस्माइल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मिस अर्शी आमिर भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हो रही थी। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं हमारे पास आते हैं, और ख़ास तौर पे जो फैक्ट्स होते हैं बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी उसके ऊपर बात करूँ, वक्त कम है। और भाई, अब ये जो सेटलमेंट के केसेस हैं और उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, और अगेन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए, कि अगर आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं फैमिली के लिए, अब लोग ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि कुछ ट्रेंड ज़्यादा हो गया या टेंडेंसी बढ़ गई है, ख़ास तौर पे अमेरिका और कनाडा के लिए। क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये ज़रा बताइए। देखिए, डिपेंड करता है कि प्रोग्राम कौन सा ले रहे हैं। टेम्प्रेरी ले रहे हैं तो आप USA का मेरा ख्याल है कि E2 इन्वेस्टर प्रोग्राम
टारगेट कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट $1,00,000 तक रहती है। इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन $1,00,000 मिनिमम होनी चाहिए। कुछ लोगों के काम $1,00,000 से कम पे भी हुए हैं, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस आप क्या प्रपोज कर रहे हैं। सारा फोकस ये है कि बिजनेस की नौयत क्या है, बिजनेस प्लान कितना अच्छा है, कितना बेहतर तौर पे आपने ड्राफ्ट किया है और वो प्रैक्टिकल है या नहीं, यूएसए कोर्स से क्या फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल यही सूरत हाल कनाडा के लिए भी है। हमेशा से उनके पास हर प्रोविंस में एक अदद बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम है, या टेम्पररीली भी आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इमिग्रेट करें, आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं वहाँ बिजनेस ब्रांच ऑफिस खोल लें तो आप वर्क परमिट भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ताजिर के सर पे ताज होता है, बिल्कुल ठीक है, हर जगह उसको वेलकम किया जाता है। तो वो चाहते हैं कि आप आइए और आकर के यूएसए हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया, यू कैन कंसीडर। बट यस, यूएसए का E2 प्रोग्राम इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोग्राम, उसको कंसीडर आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। और ज़्यादातर डिटेल्स तो आप वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर अवेलेबल है। एक क्वेश्चन ये आया था कि आजकल बहुत सारे स्कैम्स आ गए हैं और थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत सारे हेड हंटर्स भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स भी आ रही हैं और इतनी खूबसूरत उनको डिज़ाइन किया गया है कि लोग बड़ी अपनी वाइटल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद फिर जो कुछ होता है वो आपके सामने। ये ट्रेंड बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, कैसे मोहतात रहने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का ख्याल रखें, और ऑफिशियली क्या ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें सारी डिटेल्स आपकी एक वक्त में मांगी जाती हों, इसके बारे में बताएं। देखिए, इन्फॉर्मेशन के हवाले से तो आपको एहतियात हर जगह रखनी होती है, लेकिन जो चीज़ आपको रेड फ्लैग हो जाना चाहिए जिस पे कि कोई भी शख्स आपसे जब वादा करता है पैसे लेने का, पैसे ले करके जॉब अरेंज करने का, वहीं पे आपको मोहतात हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा असूल नहीं है कि आपको जॉब के बस पैसे देने ही नहीं है आपने। बिल्कुल ठीक है। अब ये और बात है कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि देखें, अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, कोई रिक्रूटमेंट एजेंट वहाँ का, यहाँ का नहीं, जो वहाँ पे बैठा है और आपको वो मदद फराम कर रहा है आपके जॉब फैसिलिटेशन में, उसको आपको पैसे देने चाहिए रादर देन कि आप उसको पैसे दें। आप क्यों देंगे, आप तो जॉब सीकर हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोग मुझसे जरा करते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर लोगों को जॉब नहीं मिलती बगैर पैसे दिए हुए, तो मुझे तो अमेरिका में मिल रही है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, अगर आपने उसको $1,000, $1,200, $1,500 में से अगर $100 भी भेजे ना, तो फिर उसने आपका फ़ोन नहीं उठाना, व्हाट्सएप बंद कर देना है, उसका काम ही है। बिल्कुल ठीक है। तो पैसों का तो कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस होती है $100, $150, $200, वो आप जब देते हैं, जब आपको वहाँ पे जॉब ऑफर अप्रूव हो जाती है, तो बड़े एहतियात के साथ आप मशवरा करके, आंखें खुली रख करके अपना स्टेप उठाइए। डेस्परेशन में मारे ना जाएं आप। और ऐसा अक्सर होता रहता है, वो व्हाट्सएप से वीज़ा आ रहा होता है लोगों का, वो पिक्चर लेके भेज रहा होता है, देखिए तुम्हारा वीज़ा इशू कर दिया, तुमने किस पासपोर्ट पर लगाया है उसको, पासपोर्ट तो बंदे के पास है पाकिस्तान में बिल्कुल, लेकिन उसने लगा दिया होता है कि ये लग गया है, बस अब आप मुझे पैसे भेजें तो आ रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ का ये कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्या दुबई में कंपनी फॉर्म करके वहाँ से सारा प्रोसेस करना ज़्यादा आसान है या ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है रादर दैन कि आप अमेरिका में या कोई कनाडा के अंदर कंपनी इस्टेब्लिश करें? क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कंपनी के थ्रू फिर जब आप एक दफ़ा चले जाते हैं फिर वहाँ से आप वीज़ा जो है इशू करवा सकते हैं। सही है, बिल्कुल। जो तीनों ममालिक का आपने नाम लिया, तो वहाँ पर स्टेप्स मौजूद हैं। ठीक है। दुबई में हम देखते हैं और बड़े अरसे दराज से लोग जाते हैं हमारे यहाँ से, फ्री जोन्स भी बने हुए हैं, मेन लैंड का भी ऑप्शन है, तो वो आप कर सकते हैं। 20-25-30 हज़ार डॉलर में आपका हो जा, दरहम में इनफैक्ट दुबई में। और इसी तरीके से कनाडा और यूएसए में आप अपना बिजनेस प्लान पेश करते हैं, आप रकम ट्रांसफ़र नहीं कर देते, आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर आप अपना बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि वीज़ा की नेचर टेम्प्रेरी है। अगर आप नहीं चला पाएंगे, साल का वीज़ा दिया है, नहीं चला पाएंगे, तो वो आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो कदर आसान है तीनों ममालिक में, दुबई में ज़्यादा आसान है। दुबई में ज़्यादा आसान है, तो उसको जो परस्यू किया जा सकता है। जी, अब अभी ये फरमाइए कि जैसे एजुकेशन की लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम इज़ फार मोर बेटर दैन पाकिस्तान, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने कनाडा को परस्यू किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ये एक वजह बन रहा है कि ख़वातीन ये चाहती हैं कि बच्चों को उस तरफ लेके जाएँ, या एजुकेशन की बड़ी ज़रूरी है, और वो डिफरेंस आपने देखा है, उसके बारे में क्या कहेंगी? कैसा एक्सपीरियंस रहा ख़ासतौर पर बच्चों को लेके चलना, फिर एक बहुत उनको एजुकेशन का प्रोसेस? कंट्री से एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मेरे जो दो छोटे बच्चे थे वो पाकिस्तान से ही हैं, बड़े वाले। तो यहाँ मैं देखती थी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है और स्ट्रगलिंग शुरू हो गई, कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, क्या करना है, मतलब एक स्टेटस बना लिया है इसको ना, कि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो 2 घंटा ट्रैवल करके रोज आना जाएगा,
लेकिन मैंने कनाडा में जाके ये बात देखी कि स्कूलिंग जो है वो हर बच्चे का राइट है। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा स्कूल जो होम स्कूल होता है वो आपके अपने एरिया में होता है और बमुश्किल 10 मिनट 5 मिनट की ड्राइव पे या 2 मिनट की वॉक पे भी होता है। ठीक है। तो इससे ये कि ट्रैवलिंग का तो मसला हल हो जाता है और आपके बच्चा क्योंकि वहाँ जाके पढ़ने का उसका राइट है, तो वो स्कूल वाले ये नहीं बोलेंगे कि हम नहीं लेंगे इसको, चाहे वो साल के बीच में जाए चाहे साल के एंड में जाए, वो आपसे एज पूछेंगे बच्चे की और उसको उसी ग्रेड पे डालेंगे जिसका उसको राइट है कि उसमें होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बाकी जो है वो सारी सहूलत आपको देंगे बच्चे को, और उसके अलावा इंग्लिश अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, नहीं आती है, यहाँ से जाते हैं तो नहीं होती है, तो ESL क्लासेस देते, तो आपकी परेशानी नहीं होती कि बच्चे को इंग्लिश सिखाना। मैं जब गई थी ना तो मेरी बच्ची छोटी थी, तो मुझे यही था कि क्लास में जाके कैसे वो होगी। तो फर्स्ट डे मैं गई, मैंने उनके टीचर से बोला कि इसको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, ये मेरा फर्ज है कि मैं इसको सिखाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है, आप सिर्फ इसको वो सिखाइए जो आपकी लैंग्वेज है। जबकि मैंने यहाँ देखा है हम घर में वो टेढ़ा कर करके इंग्लिश बोलते रहते हैं ताकि हमारा बच्चा इंग्लिश सीखे। बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ ये कि वो बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज सिखाइए, जो बच्चा जितना ज्यादा लैंग्वेज आएगी उतना इंटेलिजेंट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं हैरान रह गई कि दूसरे तीसरे दिन मेरे बच्चे फर हो गए थे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो स्कूलिंग के लिहाज से जो है वो कंपटीशन वहाँ बिल्कुल इस लिहाज से नहीं करते कि किसी को डिग्रेड करें कि बड़ा रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सब पेरेंट्स जमा हो रहे हैं, आपको रिजल्ट आपके बंद लिफाफे में रख के दिया जाता है, जो कि सिर्फ आपके पेरेंट्स खोलेंगे, आप स्कूल में नहीं खोलेंगे। क्या अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि किसी बच्चे में जो है वो ज़हनी कॉम्प्लेक्स ना हो, किसी किस्म का कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना आए। एग्जैक्टली। तो उससे ये कि बच्चे में और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि ये सिर्फ हमारा और हमारे पेरेंट्स का और टीचर का मामला है, हमें किसी तीसरे के सामने एम्बैरस नहीं किया जा रहा। बहुत बड़ा डिफरेंस। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनमें भी जब आप जाते हैं तो आपको एडमिशन अगर आपके जो उन्होंने रखा हुआ है कि इतने आपके ग्रेड्स होंगे तो इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उसमें जाएंगे, तो उसमें भी इजी है। दिसंबर में आपको जो है वो दे दिया जाता है कि आप सेलेक्ट करें कौन सी यूनिवर्सिटी आपने करनी है, आपके पास चॉइस होती है 3 यूनिवर्सिटीज़ की। बिल्कुल ठीक है। अब मार्च तक जो है आपको पता चल जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। फिर सारी फॉर्मेलिटीज तय करके जब आफ्टर समर आप रेडी होते हैं सितंबर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो कोई ना बच्चों का टाइम ज़ाया होता है, ना बच्चों में ये कॉम्प्लेक्स होता है कि मुझे जो है फलाने स्कूल में नहीं पढ़ा रहे मेरे पेरेंट्स। मतलब जो कहना चाहिए कि सदर का बेटा भी जिस स्कूल में जा रहा होगा ना, आपका बेटा भी। क्या अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जी जनाब। लास्टली वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, वहाँ से उन्होंने कह दिया कि बस अच्छा चलें ठीक है, ब्रेक ले लूँ। वो कह रहे हैं कि आप ब्रेक लें, उसके बाद और सवाल शामिल कर लें, तो ये और थोड़ी सी इसके ऊपर बात हो जाती है। आमिर भाई स्टिल हियर, और आपके जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। छोटी सी और ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कुछ इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सवालात मौसूल होते रहे। आमिर इस्माइल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट कंसल्टेंट है, और उनसे हम आपके जो सवालात हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे। अब जनाब, स्टूडेंट्स के हवाले से बात हो गई, बिज़नेस के हवाले से आपने बात कर ली है, और फिर ऐसे इंडिविजुअल्स भी ख्वाहिशमंद हैं जिनका करियर यहाँ पे नहीं इस्टेब्लिश हो सका, और फिर बीच में बड़े गैप्स भी बहुत आए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक कंटिन्यूटी के साथ आप एजुकेशन मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद आप टाइम पे जॉब भी स्टार्ट करते हैं। बड़े हाइज एंड लोज इधर आए बहुत सारे। ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए क्या प्लान है? आप क्या समझते हैं कि उनको कौन सी ऐसी चीज़ें उनको कंसिडर करने की ज़रूरत है? कहा यह जाता है कि आप पहले विज़िट को अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ जाकर आप उसको चेंज करवा सकते हैं, उसकी हैसियत को, उसकी हैसियत को वीज़े की चेंज करवा सकते हैं। क्या ये ऑप्शन मौजूद होता है? ये उनके लिए ज़रा बताइए।
देखिए वो ऑप्शन कभी भी मौजूद नहीं था। ठीक है। वो कोविड के ज़माने में उन्होंने कहा था कि साहब आप आइए और क्योंकि आप विजिट पे हैं और अभी बाहर नहीं जा सकते, तो अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाए तो आप यहाँ पे रह जाइए, लेकिन एम्प्लॉयर मिलना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इस वक्त कैनेडियंस भी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, जॉब्स नहीं हैं, और यही हाल यूएसए में हर जगह पर है। वो यूएसए की इकॉनमी थोड़ी बड़ी है तो वहाँ पर कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आपका कनाडा और यूएसए है टारगेट, तो आपको तजर्बा लेना है पहले, क्योंकि इमिग्रेशन के क़वानीन जो हैं, ये इवन वर्क परमिट के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो कुछ ऐसे पेशे हैं, कुछ ऐसी लाइंस ऑफ बिजनेसेस हैं जिसमें हमेशा से डिमांड रहती है। एंड इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आईटी का पेशा एक ऐसा है जिसके अंदर ज़रूरत है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सारे इंजीनियर्स, हेल्थ के प्रोफेशंस हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, यू नेम इट, डेंटिस्ट, इवन ट्रांसपोर्ट का पेशा है, इसमें ट्रक ड्राइवर्स भी शामिल हैं कनाडा के लिए। अब और बात है कि वो और भी चीज़ें देखते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ट्रेड्स का पेशा ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्लम्बर्स भी शामिल हैं, इलेक्ट्रिशियंस भी शामिल हैं, कंस्ट्रक्शन वाले शामिल हैं, एग्रीकल्चर का पेशा है जिसमें इवन बुचर शामिल हैं, ठीक है, फार्म मैनेजर शामिल हैं। तो आपने ये देखना है कि हर कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी अगर आपने नए आप ग्रेजुएट हुए हैं, आपका इरादा इमिग्रेट करने का और आप अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई करना, तो आप थोड़ा सा तजर्बा अपने मुल्क में लें, इस तरह से लें कि उस मुल्क में जहाँ पे आप इमिग्रेट करने का इरादा रखते हैं वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस की पजीराई होगी। ठीक है। साथ साथ अपने अंग्रेज़ी को फ्लॉलेस बनाइए, क्योंकि अंग्रेज़ी का टेस्ट देना होगा लामहला आपको। और ये है कि अर्ली अप्लाई करें। पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं अक्सर मिड वे, तो क्यों ना आप अगर क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसको डाल दें एप्लीकेशन को। ठीक है। इससे पहले कि कोई चीज़ चेंज हो, कोई रजीम चेंज हो, कुछ मसला हो, तो आप उसमें निकल जाएं आगे। तो यही मशवरा है हमारा कि आप ऑक्यूपेशंस के ऊपर तवज्जो रखें और जो डायनामिक्स हैं उस टारगेट कंट्री की लेबर मार्केट पे, उसके हिसाब से आप अपना करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू इमिग्रेट। अदरवाइज फिर आप अपने मुल्क पे तवज्जो करें कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और यकीनन यहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ठीक है। अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रास्प करना है ये आपको पता होना चाहिए। कंसल्टेंट क्या ये चीज़ बता रहे हैं, आप क्वालिफाइड कंसल्टेंट, आपने जैसे बताया आपका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें क्या गाइडेंस मिल सकती है ऐसे इंडिविजुअल जो ये देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि डायरेक्शन होनी क्या चाहिए? थ्रू इंटरनेट बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन कौन सी अपने ऊपर अप्लाई करनी है शायद इसका नहीं पता होता। तो लीगल जो कंसल्टेंसी है, एडवाइसेस हैं, ये काउंसलिंग के हवाले से भी क्या उस एंड पे भी काम कर रहे हैं? अगर कोई इंडिविजुअल आपसे कांटेक्ट करना चाहे उसको एंटरटेन किया जा सकता है? हाँ, देखिए हमारा तरीक़ेकार बिल्कुल एक वाज़े तौर पे एप्लीकेंट के हक़ में है। ठीक है। कैसे? आपका पहले हमने असेसमेंट देखा और ये बताया आपको ऑनेस्टली कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं, और अगर आप नहीं करते तो उसकी वजह क्या है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपसे हम एक कंसल्टेशन ज़रूर करते हैं ताकि आप एक पेज पे आ जाएं। ये नहीं हो सकता कि आपने अपने कवाइफ जमा कराए और मैंने कोई अपना लोकली हायर्ड बंदा आपके सामने बिठाया और जल्दी से उसको अग्रीमेंट साइन करा दिया। तो ये तो बड़ी आसानी है, क्योंकि आप जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, मुझे बात करने की क्या ज़रूरत है, या फिर मैंने कोई लोकल अपना मैनेजर दिया और उसने बात कर ली। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल पैदा कर देती हैं अगर आप एक्चुअल क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं या आपको अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन आपने ले लिया है एट द एंड ऑफ द डे। तो हम ज़रूर काउंसलिंग करते हैं। मैं अक्सर जाता हूँ, मैं मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, ज़ैबिस्ट है, मैं इकरा में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में मैं इंफॉर्मेशन सेशंस करता हूँ। वहाँ पे ये सवाल यंगस्टर्स मुझसे करते हैं कि भाई कौन सी राह हम इख्तियार करें। तो उसमें हम बड़े वी आर वेरी प्लीज टू गाइड 25,000 पीपल इन द पास्ट 33 ईयर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ज़रूरी है। और लास्टली कि जब आप वहाँ पर होते हैं, वहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनको बहुत सारे मामलात में कुछ लीगल इम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको नहीं गो थ्रू कर पाते, वहाँ भी असिस्टेंस देते हैं, क्योंकि ये कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। हम ये देखते हैं कि कंसल्टेंट जो होते हैं मोस्टली और यूजुअली ये होता है कि जब आपका कोई वीज़ा लग भी जाता है, अगर आप उसको अचीव कर भी लेते हैं तो बस वहाँ पे जो आपकी डील थी वहाँ कंप्लीट हो गई। बाहर जाने के बाद भी क्या कोई सेटलमेंट होती है या आपने की है, आप लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं? देखिए, वीज़ा लगने का सारा दारोमदार आपकी अपनी क्वालिफिकेशन पे है और सवाबदीद वीज़ा ऑफिसर की है। तो कंसल्टेंट का रोल उस लिहाज से तो नहीं है। हाँ, उसने अच्छा अगर आपको अच्छा गाइड किया है, ही वाज ऑथराइज्ड टू गाइड यू, तो बड़ी अच्छी उसकी आप थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे तो उसकी हौसला अफजाई होगी।
अब अगर आपका कंसल्टेंट उस मुल्क का शहरी है, जो कि होना चाहिए, जी जी वो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो वो वहाँ पे रहायश पजीर होगा, उसने वहाँ वक्त गुजारा होगा, आगाही होगी, सिस्टम से आगाही होगी, लॉस को जानता होगा, बिल्कुल, तो उसने बच्चे वहाँ परवान चढ़ाए होंगे, तो वो आपके लिए एक एसिड साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपसे दोस्ती हो जाती है और हम चाहते हैं कि हेल्प करें, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अब हाँ, ये तशरीफ लाइए, गाइडलाइंस आपको मिल जाती हैं। अगर आपको एयरपोर्ट पिकअप भी चाहिए तो भी मैं अपना स्टाफ नहीं लगाता, खुद पहुंच जाता हूं उनको देने के लिए। बहुत खूब, ज़बरदस्त जी। हम भाई क्वेश्चन और बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त जो है वो हमारे पास खत्म हो गया। लास्टली एक मैसेज मैं चाहूँगा, ख़ासतौर पे वर्किंग वुमेन आपको देखते हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? वर्किंग वुमेन के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, शॉर्ट सा, लेकिन शॉर्ट सा जल्दी से। वर्किंग वुमेन्स को ये है कि मैं ये बोलती हूँ कि वहाँ उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट, हर शोबे में उनके लिए हर कहना चाहिए कि चाहे लेबर हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, चाहे घर से बैठ के काम करना हो, अपनी साहबजादियों की तादाद भी बता दें। एवरी प्रोफेशन में है, तो वो भी प्रोफेशनल है भाई, ये रिजा का शी इज मदर ऑफ 6 डॉटर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, 6 बच्चों की, लड़कियों की, एक लड़का भी है इनका, तो मेरा भी मतलब तो 7 बच्चे इन्होंने परवान चढ़ाए हैं। शी नोज के जी लड़कियों की, और वहाँ पर आपकी नहीं चलेगी सर, ये है ना। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा होता है, बट ये कि जो एजुकेशन जब प्रॉपर होती है, सही बड़ी अहमियत है ख़वातीन की, तो फिर वो बच्चे जो होते हैं ना, वो हमारे यहाँ जो है उससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हमारे अपने भी जो फैमिली में बच्चे उधर हैं, वो बहुत सोच में फ़र्क है। तो ये तो चीज़ वाकई वहाँ पर हमें वाज़े नज़र आती है। वन लास्ट मैसेज अगर कोई देना चाहें, ख़ासतौर पर इन पाकिस्तानियों के लिए जिनकी होप्स ज़्यादा हैं, उनके लिए क्या पैगाम? मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क का इंतखाब कर रहे हैं तो अपनी रूट्स को ना भूलें, और आप भूल भी नहीं सकते बिल्कुल। और जब जाएँ तो नेक नामी में इजाफा करें अपने मुल्क के लिए, क्योंकि यहीं से आपको वो तमाम चीज़ें हासिल हुई थी जिसकी बुनियाद पे दूसरे मुल्क ने आपको कबूल किया। जब आप वहाँ पहुँच जाएं तो यकीनन उस मुल्क के साथ भी आप वफा करें और बैलेंस रखें। अगर आपका इरादा है जाने का कहीं भी, तो उस मुल्क के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के रिसर्च करें। लोकल एजेंट्स के साथ आप बिल्कुल क़तन बात ना करें। काश मैं ये कह सकता कि बात कर लें, लेकिन ना करें, क्योंकि लोकली एजेंट्स जो हैं वो ना ट्रेंड होते हैं, ना लाइसेंस होते हैं, तो आपको दगा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये करें, और जब आप अपनी तरफ पे इत्मीनान हो जाए, तशफ़ी हो जाए आपको कि हाँ मैं इस मुल्क के अंदर क्वालिफाई कर रहा हूँ, फिर अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप किसी लाइसेंस बंदे से बात करें। लाइसेंस से मुराद ये कि उस कंट्री की वेबसाइट के ऊपर जा करके रेगुलेटर की, जैसे हमारी वेबसाइट है कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट, वहाँ पे जाके आप नाम चेक करें, लाइसेंस नंबर चेक करें, और फिर सवाल करें कंसल्टेंट से कि साहब आप तो मेरी हेल्प कर रहे थे, आप गवर्नमेंट के सामने अपना नाम तो वाजे कर नहीं सकते हैं, तो आप कैसे हेल्प कीजिएगा। तो ये अगर आप स्टेप्स लेंगे तो आपका काम आसानी के साथ हो जाएगा। वेल आबिद भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। अभी आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, और बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सेगमेंट का वक्त जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा, और फिर सेहत से रिलेटेड जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।